अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे बाउले एंड सेंचेस का, जो कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स से रिलेटेड है। अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की चौथे पांचवें चैप्टर में, वो नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल से रिलेटेड थी। तो छठे चैप्टर से हम देखेंगे कि जब सिस्टम में इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी आ जाती है तो फिर क्या इफेक्ट होता है प्रॉपर्टीज पे। लेकिन चैप्टर 6 की डिटेल स्टार्ट करने से पहले मैं एक मज़ीद क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 से। और जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाएंगे वो आपको एज एन असाइनमेंट जो है आज मैं असाइन कर दूंगा। तो डिस्कस करते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 15। A three-dimensional harmonic oscillator has an energy E of n1, n2, n3 is equals to h cut omega n1 plus n2 plus n3 plus 3 half, where n1 and n2 and n3 are quantum numbers which have integer values. तो आपने फाइंड करना है जी, फाइंड द degeneracies of the levels of energy 7/2 h cut omega and 9/2 h cut omega. Given that the system is in thermal equilibrium with a heat bath at temperature T, show that 9/2 h cut omega level is more populated than the 7/2 level if kBT is larger than h cut omega over log of 5/3. तो दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। आपने जो पहला जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ अबाउट द डीजेनरेसीज ऑफ लेवल्स, जिनकी एनर्जी जो है वो 7/2 h कट ओमेगा है और 9/2 h कट ओमेगा है। कि कितनी क्वांटम स्टेट्स पॉसिबल हैं जिनकी एनर्जी 7/2 h कट ओमेगा हो सकती है और 9/2 h कट ओमेगा हो सकती है। सेकेंडली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो ये है कि आपने बताना है कि जो पॉपुलेशन है आपकी इस एनर्जी लेवल की, जिसकी एनर्जी 9/2 h कट ओमेगा है, वो ग्रेटर है 7/2 h कट ओमेगा एनर्जी लेवल से, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इफ के बी टी इज लार्जर देन h कट ओमेगा ओवर log of 5/3। सो फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जी, जहाँ पे आपने डीजेनरेसीज फाइंड आउट करनी है। और डीजेनरेसीज में आपने बतानी है कि कितनी क्वांटम स्टेट्स हैं इन एनर्जीज की जो कि पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो एनर्जी आइगन वैल्यू गिवन है एक आइसोट्रॉपिक थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो आपको गिवन है, जो कि बराबर है h कट ओमेगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस 3/2। तो यहाँ पे आपने टोटल एनर्जी बनानी है जी, एक केस में 7/2 h कट ओमेगा और दूसरे केस में 9/2 h कट ओमेगा। लिहाजा वो 7/2 h कट ओमेगा आपने यहाँ पे कैसे बन सकती है, वो तब बन सकती है कि आपके पास n1 प्लस n2 प्लस n3 का जो सम है वो 2 के बराबर हो। एंड सिमिलरली जब ये सम 3 के बराबर होगा तो आपके पास 9/2 h कट ओमेगा एनर्जी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमने ये देखना है कि n1, n2 और n3 की कितनी डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हम अरेंज कर सकते हैं कि आपके पास टोटल जो सम है n1, n2 और n3 का वो 2 के इक्वल आए। तो वो पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है। सो एनर्जी आपके पास 7/2 h कट ओमेगा है और उसके लिए आपको चाहिए कि n1 प्लस n2 प्लस n3 का जो सम है वो 1 होना चाहिए, और n1, n2, n3 की जो वैल्यूज अलाउड हैं वो आपके पास इंटीजर और जीरो वैल्यूज। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी जी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपके पास n1 1 हो, n2 1 हो और n3 0 हो। ठीक है, यहाँ आपके पास n1 1 हो सकता है, n2 0 हो सकता है, n3 1 हो सकता है। एंड सिमिलरली आपके पास या n1 0 होगा, n2 1 होगा, n3 1 होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जितने आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं जो कि आपको सम देंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 का 7/2 h कट ओमेगा के बराबर, वो आपके पास ये 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो इसका मतलब है कि जो ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी है इस एनर्जी लेवल की वो 6 है। तो सेकेंडली इसी तरह से आपने ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी फाइंड करना है फॉर एनर्जी 9/2 h कट ओमेगा, जो कि तब आप गेन कर सकते हैं कि जब आपके पास n1 प्लस n2 प्लस n3 का जो सम है वो 3 के बराबर हो। Okay, and 3 can be obtained if n1 is equal to 1, n2 is equal to 1, n3 is equal to 1। और इसी तरह से बहुत सारे दूसरे कॉम्बिनेशंस भी जो है वो पॉसिबल हैं, और जब आप इनको काउंट करेंगे you will find that there are 10 different possible arrangements in which you can get this sum
इक्वल टू 3। तो लिहाजा जो ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी है आपके इस लेवल का वो 10 है। तो बढ़ते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ, जहां से पूछा गया है जिसमें आपसे कि आपने ये बताना है कि जो 9/2 का ओमेगा लेवल है इज मोर पॉपुलेटेड देन 7/2 का ओमेगा। ठीक है, तो जहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक प्रोबेबिलिटी के साथ होना चाहिए कि जो 9/2 लेवल है उसमें पार्टिकल्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली ग्रेटर होगी फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल इन इन एनर्जी लेवल 7/2 तो लिहाजा एक कंडीशन तो आपको पता चल गई, चूंकि पॉपुलेशन आपकी 9/2 ओमेगा में ज़्यादा है 7/2 ओमेगा एनर्जी लेवल से, सो यू कैन राइट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ this level 9/2 omega is greater than the probability of 7/2 omega, where this probability in these energy levels is given by the Boltzmann probability distribution, which is equals to gn exponential minus en over kbt divided by z, where gn is the order of degeneracy of the level and z is the partition function. ठीक है, जो कि ओवरऑल z जो है आपके पास इन दोनों लेवल्स के लिए सेम होना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन रेशियोज आप लेंगे इन दोनों एनर्जी लेवल्स की पॉपुलेशन के लिए या प्रोबेबिलिटीज के लिए, देन यू विल हैव 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 9/2 ओमेगा ओवर kbt। ठीक है, क्योंकि 10 जहाँ पे ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी है डिवाइडेड बाय 6 एक्सपोनेंशियल माइनस 7/2 ओमेगा ओवर kbt, जो डिवाइडेड बाय z का फैक्टर है वो दोनों में सेम है एंड दैट विल कैंसल आउट एंड दिस रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1। उसको जब आप सॉल्व करते हैं, यू विल लेफ्ट विद 5/3 एक्सपोनेंशियल माइनस h का ओमेगा और kbt ग्रेटर देन 1। एंड फर्दर आप इसको सॉल्व करें, यू कैन टेक दिस फैक्टर ऑन दिस राइट हैंड साइड एंड देन यू कैन टेक द नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड्स एंड यू विल हैव एक्सपोनेंशियल यू विल हैव माइनस h का ओमेगा और kbt ग्रेटर देन लॉग ऑफ 3/5। या आप लिख सकते हैं कि h का ओमेगा और kbt इज लेस देन लॉग ऑफ 5/3। ठीक है, अगर आप ये साइन जो है ये ओमिट करते हैं। सेकेंडली यहाँ पे ये भी देखें कि यहाँ पे साइन भी चेंज हुआ है और जो रेशो है लॉग की वो भी चेंज हुई है। ठीक है, सेकेंडली यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर आप इसको फर्दर रीअरेंज करें देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड कंडीशन दैट kbt इज ग्रेटर देन h का ओमेगा और log ऑफ 5/3। और यही आपने प्रूव करना था कि जब पॉपुलेशन आपके 9/2 h का ओमेगा की ग्रेटर देन है 7/2 h का ओमेगा की, देन दिस कंडीशन शुड सेटिस्फाई। ठीक है, और यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है कि kbt इज ग्रेटर देन h का ओमेगा ओवर log ऑफ 5/3। सो स्टार्ट करते हैं जी अपना चैप्टर नंबर 6 विच इज़ अबाउट द आइडेंटिकल पार्टिकल्स। हमें पता है कि कोई भी अगर आपके पास गैस है तो वहाँ पे इस केस में हम अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास हीलियम गैस है तो आप ये नहीं बता सकते इस गैस में कि आपके पास एक हीलियम नंबर पार्टिकल 1 कौन सा है, हीलियम नंबर पार्टिकल्स 2 कौन सा है। सारे एटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज एटम्स। ठीक है, तो जब इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी आ जाती है सिस्टम के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं सिस्टम की चेंज होती हैं। ठीक है, सबसे जो मेन फैक्टर हमें पता है कि हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं कि हम पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं और पार्टीशन फंक्शन से सारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज निकालते हैं। और जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो सम ओवर ऑल पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम होता है। तो जब सिस्टम में इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी आती है तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स वो नहीं रहती जो कि डिस्टिंग्विशेबल केस में होती। लिहाजा टोटली आपके सिस्टम की जो सारी कैलकुलेशन होगी वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। तो हम आइडेंटिकल के पार्टिकल्स के केस पे जाने से पहले हम दोबारा से रिकॉल करते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का केस, जो कि नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं जिनको हम क्लासिकल पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो सपोज करते हैं जी अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि हम क्या करते थे कि हम सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट कर लेते थे और उस सिंगल पार्टिकल के पार्टीशन फंक्शन से हम सारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते थे एंड देन फाइनली अगर हमने n पार्टिकल्स के लिए इसको जनरलाइज करना है तो हम उसको n से मल्टीप्लाई कर देते थे।
जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का केस था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हम सिर्फ हीट कैपेसिटी के लिए तो डायरेक्टली n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोपी के लिए या फ्री एनर्जी के लिए आप डायरेक्टली n से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दैट विल गिव यू रॉन्ग आंसर, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको n पार्टिकल्स का पार्टीशन फंक्शन निकालना पड़ता है, एंड देन बाद में उसको आपको बाकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज निकालनी होती है। एंड इंस्टेड के आप एक सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन निकालें और फिर बाकी प्रॉपर्टीज सॉल्व करें और फिर उसको n टाइम्स जनरलाइज कर लें। यहाँ पे हमने करना क्या है कि हम पहले ही पार्टीशन फंक्शन निकाल लेंगे फॉर n पार्टिकल्स, सो यू विल have the n particle partition function where you will start. तो अभी हमने ये भी नहीं देखा डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के केस में कि n नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे हम देखेंगे कि नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का केस में पार्टीशन फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा जब आप n पार्टिकल्स के लिए उस पार्टीशन फंक्शन को लिखेंगे। तो कंसीडर करते हैं पहले आसानी के तौर पे कि लेट्स सपोज दैट यू हैव टू पार्टिकल्स व्हिच आर डिस्टिंग्विशेबल एंड देयर आर टू स्टेट्स अवेलेबल फॉर दीज टू पार्टिकल्स, ठीक है। टू स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी जीरो है और डेल्टा है, ठीक है। और चूंकि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं तो उसका केस उसके लिए आपने पार्टीशन फंक्शन लिखना है इन टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। तो आपने देखना है कि टोटल पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स कितनी हो सकती हैं और उनकी एनर्जी क्या है फिर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉसिबल माइक्रो स्टेट क्या है कि आपके ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है आपके इस ग्राउंड लेवल पे हों जिसकी एनर्जी जीरो है, या ये दोनों पार्टिकल्स डेल्टा एनर्जी में हो सकते हैं, या फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे हो सकता है सेकंड एनर्जी डेल्टा पे हो सकता है, या सेकंड पार्टिकल यहाँ पे हो सकता है ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट पार्टिकल जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो है वो मौजूद हो सकता है। तो यही चार पॉसिबिलिटीज आपके पास बनती हैं। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि जो टू पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन है Z2 which has 4 microstate is the sum over 4 microstates into exponential minus En over kBt, ठीक है, where En is the energy of each microstate। तो इसको आप ओपन करें समेशन को। फर्स्ट केस में दोनों पार्टिकल्स जो है उनकी एनर्जी जीरो है, यू विल हैव एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जीरो विच इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड केस में आपके पास जो टोटल एनर्जी है इन दोनों पार्टिकल्स की वो एक्सपोनेंशियल -2 डेल्टा के बराबर है, यानी डेल्टा प्लस डेल्टा, एक की एनर्जी डेल्टा है तो दूसरे की भी डेल्टा है, तो टोटल एनर्जी 2 डेल्टा हो जाएगी। सो यू विल हैव एक्सपोनेंशियल -2 डेल्टा ओवर के बी टी विच इज दिस थर्ड टर्म, ठीक है। और यहाँ से आपके पास एक की एनर्जी जीरो है, एक की एनर्जी डेल्टा है, तो यू विल हैव एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा और के बी टी, एंड सिमिलरली यू विल have another term exponential minus delta AB. So you will have two terms, two exponential minus delta over KBT. So this is the partition function for two particles which are present in these two levels. ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर मैं कंसिडर करूं कि मेरे पास एक सिंगल पार्टिकल है और वो इन दो स्टेट्स उसके लिए दो स्टेट्स अवेलेबल हैं, तो फिर क्या होगा। जब आपके पास सिंगल पार्टिकल है तो वो दो ही पॉसिबल माइक्रो स्टेट बनती हैं कि या तो वो इस लेवल पे हो सकता है या इस एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है। तो ग्राउंड स्टेट में तो उसकी एनर्जी जीरो है, दिस विल गिव यू 1, और जो सेकंड टर्म है दैट विल गिव यू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ओवर केबीटी एंड डेल्टा ओवर केबीटी। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये आपके पास सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन है। यहाँ पे हमने टू पार्टिकल्स का पार्टीशन फंक्शन निकाला फॉर दीज सेम टू लेवल्स। लेकिन अगर ये आप देखेंगे सिंगल पार्टिकल के पार्टीशन फंक्शन को जब मैं स्क्वायर लेता हूँ और इसका स्क्वायर करता हूँ 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ओवर केबीटी, you will get this expression which is the same as this equation number 1। इसका मतलब है कि Z2 को मैं लिख सकता हूँ in terms of Z1 स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास दो पार्टिकल्स हो जाएंगे दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन इनटू सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन, यानी Z1 टाइम्स Z1। इसका मतलब है कि आप मज़ीद इसको जनरलाइज कर सकते हैं, या लेट्स कंसिडर कि हम तीन पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं।
दो स्टेट्स में, तो तब क्या सिचुएशन होगी? तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपके पास माइक्रो स्टेट की ये है कि तीनों स्टेट में मौजूद होंगे, यहाँ तीनों इस एनर्जी स्टेट में होंगे, या पहला यहाँ पे है, दूसरा तीसरा यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, पहला तीसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, पहला दूसरा यहाँ पे है, और पहला दूसरा ग्राउंड स्टेट में है, दूसरा तीसरा एक्साइटेड में है, दूसरा तीसरा ग्राउंड में है, पहला एक्साइटेड में है। तो इस तरह से आपके पास 8 पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स आपके पास बनती हैं फॉर 3 पार्टिकल्स इन टू स्टेट्स। तो 3 पार्टिकल्स इन 2 स्टेट्स में आपके पास 8 पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स बनती हैं, और जब आप इनको इस सम को ओपन करते हैं Z3 को, आपके पास ओवर 8 पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स, तो दिस फर्स्ट माइक्रो स्टेट विल गिव यू 0, क्योंकि तीनों पार्टिकल्स की एनर्जी 0 है, तो यू विल हैव 1। और इस केस में तीनों की एनर्जी डेल्टा है, सो यू विल हैव एक्सपोनेंशियल -3 डेल्टा ओवर KBT, जो कि आपके पास यहाँ से बनेगा। यहाँ से आपके पास एक्सपोनेंशियल -2 डेल्टा ओवर KBT आएगा, लेकिन ऐसी आपके पास 3 टर्म्स है, सो यू कैन राइट दैट 3 एक्सपोनेंशियल -2 डेल्टा ओवर KBT। एंड सिमिलरली 2 की इस केस में एनर्जी 0 है, 1 की डेल्टा है, तो दैट दिस विल गिव यू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ओवर KBT, बट देयर आर 3 सच टर्म्स। ठीक है, तो ये 3 पार्टिकल्स अगर आपके पास हो इन दो स्टेट्स के अंदर, तो ये आपके पास पार्टीशन फंक्शन होता है। सो नाउ वी कैन चेक कि जो एक सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन था, अगर मैं इसका क्यूब लेता हूँ, तो मेरे पास यही एक्सप्रेशन वापस आता है कि नहीं आता। And if you take the cube of this single particle partition function, you will get this expression, which is the same as this expression. इसका मतलब है कि 3 पार्टिकल्स के केस में आप अगर आपने इसको सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो दैट विल बी इक्वल टू Z1 क्यूब। सो अब आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं जी कि n पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन के लिए, अगर इफ देयर आर n पार्टिकल्स, सो यू कैन राइट एज फॉर n नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, z ऑफ n जो है वो बराबर होगा, सॉरी दिस शुड बी कैपिटल N, z ऑफ n जो है वो बराबर होगा Z1 पावर कैपिटल N। ठीक है, कि आप Z1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं n टाइम्स। सो दिस इज द केस फॉर डिस्टिंग्विशेबल n non-interacting distinguishable particles। अच्छा, ये expression अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया था। हम क्या कर रहे थे कि हम सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन फाइंड कर रहे थे और वहां से थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज निकाल रहे थे। लेकिन वही जो आपने हमने सारी डेरिवेशन पीछे की है, पहले अभी तक हम करते आए हैं, उसमें अगर आप n पार्टिकल्स के लिए अगर आपने सिस्टम को सॉल्व करना है, तो आप डायरेक्टली n पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं और देन उसको सॉल्व कर सकते हैं फॉर n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के केस में। ठीक है, लेकिन जब इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी आती है, अब हम कंसिडर करते हैं कि आपके पास नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं जो कि इनडिस्टिंग्विशेबल है। जब वो फॉर एग्जांपल कोलाइड करते हैं, तो आप उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा पार्टिकल पहला है और कौन सा दूसरा है। दे आर ऑल सेम पार्टिकल्स। तो जब इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी आती है, तो हम ये देखेंगे कि उस केस में अगर आपके पास n इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हों, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो एग्जैक्टली वैलिड नहीं होता। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या चेंजेस आ सकते हैं कि जब आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी सिस्टम में आती है। ठीक है, सो अभी मोनोटॉमिक का केस हम नहीं कर रहे, हम आगे डेफिनेटली करेंगे, लेकिन अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या डिफरेंसेस आएंगे। तो हमने देखा कि सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन जिसको हम डिफाइन करते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस EN ओवर KBT से, फॉर n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल सिंपली आपने उसकी पावर n ले लेनी है, बट दिस विल गिव यू रॉन्ग आंसर फॉर n इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। ठीक है, उसमें क्यों है, क्यों रॉन्ग आंसर देगा इसके लिए, इसलिए कि हम जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स काउंट कर रहे हैं वो सेम नहीं होंगे, क्योंकि z इज द सम ओवर ऑल पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल और अनडिस्टिंग्विशेबल के केस में डिफरेंट होती है। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हम स्टार्टिंग लेक्चर्स में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम अगेन थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हम लेट्स सपोज करते हैं कि आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं, और हम देखते हैं कि इन 3 पार्टिकल्स की कितनी पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स हो सकती हैं कि जब आपके पास पार्टिकल्स आइडेंटिकल हों, इनडिस्टिंग्विशेबल हों, और जब पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हों। तो जब आपके पास पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं,
एक ही तरीके से आप उनको 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम अभी अज्यूम कर रहे हैं कि एक लेवल में एक ही पार्टिकल मौजूद है। तो अगर आपके पास ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, देन देयर इज ओनली वन वे टू प्लेस दीज आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसका मतलब है देयर इज ओनली वन पॉसिबल माइक्रोस्टेट ऑफ दीज थ्री पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन अगर यही पार्टिकल्स जो कि आइडेंटिकल है, अगर ये डिस्टिंग्विशेबल होते, तो हम 6 तरीकों से इन पार्टिकल्स को इन 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं, देन देयर आर 3 फैक्टोरियल वेज टू अरेंज दीज पार्टिकल्स इन दीज एनर्जी लेवल्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम जो कनेक्शन बना रहे हैं इनडिस्टिंग्विशेबल और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का, वो इतना मुश्किल नहीं है। दैट गिव्स यू द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ n फैक्टोरियल। ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास एक ही पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं और यहाँ पे आपके पास n फैक्टोरियल पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं जब सिस्टम में डिस्टिंग्विशेबिलिटी आ जाती है, और इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी में आपके पास एक ही पॉसिबल माइक्रोस्टेट। लेकिन हम चूंकि जब क्वांटम पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो आपको पता है कि जब अंडर द एक्सचेंज ऑफ टू पार्टिकल्स आपके पास दो तरह से वेव फंक्शन सेटिस्फाई होता है। ये मजीद हम डिस्कस कर लेंगे। आपको पता है कि जब आप पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं, या तो आपका वेव फंक्शन जो है वो सेम रहता है, सिमेट्रिक रहता है। वो केस होता है फॉर द केस ऑफ फॉर द एक्सचेंज ऑफ टू बोसॉन्स। जब दो बोस पार्टिकल्स एक्सचेंज करते हैं, तो वेव फंक्शन जो है वो सेम रहता है, डज नॉट चेंज द साइन। लेकिन जब दो फर्मियॉन्स जो है वो अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करते हैं, तो वेव फंक्शन में साइन का जो है वो डिफरेंस आ जाता है। इसका मतलब है कि हमें इसी इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी को, आपके पास गैस हो सकती है, गैस ऑफ बोसॉन्स, सिमिलरली यू कैन हैव अ गैस ऑफ फर्मियॉन्स। ठीक है, तो उस केस में भी हमें देखना होगा कि स्टैटिस्टिक्स जो है इन पार्टिकल्स की किस तरह से वेरी करेगी। ठीक है, और हमें ये पता है बोसॉन्स के केस में कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन ईच लेवल। ठीक है, अगर आपके पास n पार्टिकल्स हैं, दीज देयर कैन बी n पार्टिकल्स ऑन दिस ग्राउंड स्टेट। लेकिन फर्मियॉन्स के केस में हमें ये पता है कि आपके पास सिर्फ एक ही पार्टिकल एग्जिस्ट करता है एक क्वांटम स्टेट में, फर्मियॉन्स के केस में। यहाँ मैंने फर्मियॉन्स का केस नहीं अलग से बनाया। ठीक है, लेकिन बोसॉन्स के केस में हमें पता है कि आपके पास एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं ऑन ए सिंगल पार्टिकल स्टेट। ठीक है, तो लेट्स सपोज चूंकि हम थ्री पार्टिकल्स का केस सॉल्व कर रहे हैं, तो हम अगर आपके पास ये बोसॉन्स होते, तो ये पॉसिबिलिटी थी कि दो पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाते और एक पार्टिकल यहाँ पे आ जाता। ठीक है, और एक माइक्रो स्टेट यहाँ पे आपके पास बन रही है, लेकिन फर्मियॉन्स के लिए ये वाली स्टेट अलाउड नहीं है। तो फर्मियॉन्स के लिए 0 माइक्रो स्टेट होगी। ये स्टेट अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि दो सिमिलर पार्टिकल्स एक स्टेट में नहीं आ सकते। ठीक है, यहाँ पे जो है, ये तो आपके पास वो केस था कि जब आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है। लेकिन अगर यही पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल होते, तो आप उनको 3 डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर सकते थे, तो 3 माइक्रो स्टेट्स बन सकते। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि जब आप आपके सिस्टम में बोसॉन्स या फर्मियॉन्स का केस आप कंसिडर करते हैं, वो डायरेक्ट नहीं रहता। जिस तरह से हमने पीछे देखा कि इनडिस्टिंग्विशेबल और डिस्टिंग्विशेबल में सिर्फ n फैक्टोरियल का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आपके पास नहीं बन रही कि जहाँ से आप बता सकें कि बोस पार्टिकल्स के केस में आप क्या करेंगे जब आप डिस्टिंग्विशेबल से इनडिस्टिंग्विशेबल की तरफ जाएंगे, या फर्मियॉन्स के केस में क्या करेंगे। तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन द माइक्रो स्टेट्स ऑफ बोसॉन्स, फर्मियॉन्स एंड यानी डिस्टिंग्विशेबल एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू सो, वी कैन डू सो इज द फॉलोइंग, कि अगर हम हमारे पास ये पार्टिकल्स जो हैं, ये अलग अलग सारी स्टेट्स में मौजूद हैं। ठीक है, तो हम फिर एक प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम बना सकते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आपके पास 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं,
तो आप इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं तो और डिफरेंट लेवल्स पे आ रहे हैं, एक पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, तो आपके पास एक पॉसिबल माइक्रो स्टेट है। ठीक है, इस केस में जब आपके पास तीन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है, लेकिन यही आपके पास अगर डिस्टिंग्विशेबल होते तो आपके पास n फैक्टोरियल वेज होते हैं इनको अरेंज करने के। ठीक है, तो यानी ये प्रोपोर्शनैलिटी जो n फैक्टोरियल की है, ये तब वैलिड है जब आपके पास सिर्फ एक ही पार्टिकल आए एक सिंगल लेवल के अंदर। ठीक है, तो लिहाजा इस केस में हम ये क्लियर कह सकते हैं कि वन इनडिस्टिंग्विशेबल स्टेट जो है इज प्रोपोर्शनल टू एन डिस्टिंग्विशेबल एन फैक्टोरियल डिस्टिंग्विशेबल माइक्रो स्टेट। या इस केस में हम कहें कि अगर हमने इनडिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स का एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का पार्टीशन फंक्शन लिखना है, तो दैट विल बी इक्वल टू द पार्टीशन फंक्शन ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। ठीक है, जो प्रोपोर्शनैलिटी हमने यहाँ से निकाली है कि एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टी इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का जो पार्टीशन फंक्शन है वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के पार्टीशन फंक्शन से डिवाइड होना चाहिए बाय फैक्टर ऑफ एन फैक्टोरियल। और जी डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स क्या होता है, वो बराबर होता है z1 पावर n। इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं z1 पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया कि तब वैलिड है कि जब आपके पास सारे के सारे पार्टिकल्स, ये प्रोपोर्शनैलिटी हम तब बना रहे हैं जब सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट लेवल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी ये वाले केस हम कंसिडर नहीं कर रहे केसेस, तब प्रोपोर्शनैलिटी बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, सो हाउ डू वी नो दैट ऑल द पार्टिकल्स आर इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, क्योंकि ये तभी एक्सप्रेशन ठीक होगा। वन वे टू डू इट इज टू गो एट हायर टेम्परेचर्स, हायर वेरी हायर एनर्जीज। ठीक है, जब आप हायर एनर्जीज में जाएंगे तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटम स्टेट्स जो हैं वो पॉसिबल होंगी कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जब आपके पास नंबर ऑफ स्टेट्स बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इसका मतलब है कि फिर डेफिनेटली ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी कि हर स्टेट में एक स्टेट में एक ही पार्टिकल आए। तो बहुत ज़्यादा हायर एनर्जीज आपके पास, हायर एनर्जी स्टेट्स कब पॉसिबल हो सकती हैं, तब पॉसिबल हो सकती हैं जब आप हायर टेम्परेचर्स पे जाते हैं। जब आप हायर टेम्परेचर्स पे जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हायर टेम्परेचर्स पे जो एवरेज एनर्जी है हर पार्टिकल की वो ज़्यादा है, तो उस केस में जो हायर एनर्जी स्टेट्स हैं वो भी पॉसिबल होंगी। यानी लो टेम्परेचर्स पे वो हायर एनर्जी स्टेट्स उस पार्टिकल के लिए पॉसिबल नहीं थी, लेकिन हायर टेम्परेचर्स पे जो स्टेट्स पहले पॉसिबल नहीं थी तो वो भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स वो बढ़ जाएंगी जब आप सिस्टम का हायर टेम्परेचर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर्स पे फिर ये प्रोबेबिलिटी है कि आपका एक लेवल पे एक ही पार्टिकल आए। ठीक है, so in this case I will be confident that all particles will be in different energy levels. ठीक है, again कि एट हाई टेम्परेचर्स पे फिर क्या है कि नंबर ऑफ एसेसिबल एनर्जी स्टेट्स जो है वो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल से बहुत ज़्यादा है। उस केस में आपके पास फिर एक ही पार्टिकल आएगा एक एनर्जी लेवल में। ठीक है, यहाँ इसको हम मजीद समझ सकते हैं इस तरह से कि लेट्स कंसीडर, मैं करता कि अगर मेरे पास 4 एनर्जी लेवल्स हैं और 5 पार्टिकल्स हैं, डेफिनेटली इनमें से कोई ऐसे केसेस भी बनेंगे कि 2 पार्टिकल एक एनर्जी लेवल पे आ जाए, पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ लेवल बढ़ा दूं, मैं नंबर ऑफ लेवल्स 4 की बजाय 6 कर दूं, सेम पार्टिकल्स हैं मेरे पास, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि एक सिंगल पार्टिकल आए एनर्जी लेवल पे। लेकिन फिर भी स्टैटिस्टिकली देयर इज पॉसिबिलिटी कि 2 पार्टिकल्स भी आ सकते हैं एनर्जी लेवल पे, इन 6 एनर्जी लेवल्स पे में से किसी एक लेवल में भी। लेकिन जब मैं हायर टेम्परेचर्स पे जाता हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टेट्स जब पॉसिबल होंगी, तो फिर ये पॉसिबिलिटी होगी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस केस में उतने ही है। और जब आपके पास हायर टेम्परेचर्स पे मिलियंस ऑफ लेवल्स पॉसिबल हैं, तो उस केस में डेफिनेटली आपका हर पार्टिकल जो है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल में जाएगा। तो लिहाजा इस केस में हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट a system at higher temperatures then this proportionality is valid। उस केस में
जो इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का पार्टीशन फंक्शन है वो बराबर होगा द पार्टीशन फंक्शन ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब सोचने की बात ये है, यानी अभी तक हमने फिर क्या सीखा जी, कि हमने ये सीखा कि n पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन, n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन होगा z1 पावर n, यानी सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन की पावर n, जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में देखा। ठीक है, लेकिन जब n इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होंगे तो उस केस में आप डिवाइड करेंगे बाय फैक्टर ऑफ n फैक्टोरियल। लेकिन ये प्रोपोर्शनैलिटी भी तब पॉसिबल है जब आपके हर लेवल में सिर्फ एक ही पार्टिकल आए, और वो हो सकता है एट हाई टेम्परेचर्स, जब आपके पास नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अब सोचने की बात यह है कि दैट हाई टेम्परेचर जो है वो कितना हाई हो तो ये वैलिडिटी आती है कि हर एनर्जी लेवल में एक ही पार्टिकल हो। ठीक है, तो ये जब कैलकुलेट किया गया तो उसमें देखा गया कि दिस अप्रोक्सीमेशन इज करेक्ट व्हेन द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 1 केल्विन, कि जब आप 1 केल्विन से हायर टेम्परेचर्स पे जाते हैं तो आपके पास एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उस केस में डेफिनेटली हर पार्टिकल जो है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल में जाएगा। एंड इसका मतलब है कि जब हम बात करें किसी ऐसे सिस्टम की जो कि इवन एट रूम टेम्परेचर्स पे भी है, तो ये अप्रोक्सीमेशन जो है ये इट इज़ अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, कि वो हायर टेम्परेचर्स जो मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ लेवल बहुत ज़्यादा है, वो इतना हायर नहीं है इन प्रैक्टिस, दैट इज़ ओनली ग्रेटर देन 1 केल्विन। ठीक है, और हम अगर रूम टेम्परेचर पे भी किसी सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस केस में हम इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को हम एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय। सो उसके लिए हमें करना क्या होगा, अब चूंकि आपके पास गैस है एक एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स की, तो उस केस में आपको एन पार्टिकल्स का पार्टीशन फंक्शन निकालना होगा। ठीक है, और एन पार्टिकल्स का पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए जो बराबर होगा z1 पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। z1 से मेरी मुराद जो है वो है सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन। आप सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन निकाल लेंगे, उसकी पावर n लेंगे और डिवाइड कर देंगे n फैक्टोरियल से, दैट विल बी द n particle partition function for n non-interacting distinguishable particles, oh sorry indistinguishable particles। तो थैंक यू जी, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले केस में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम बोसॉन्स और फर्मियंस के केस को जो है वो ट्रीट करते हैं जब हम एन फर्मियंस या बोसॉन्स की बात करते हैं। थैंक यू।